जब दुनिया की आवाजें दिल को थका दें, जब शोर में सुकून खो जाए, तब एक आवाज आपको रब से जोड़ती है। वॉइस ऑफ पीस, जहां ईमान की कहानियां जिंदा होती हैं, जहां हर लफ्ज सुकून देता है और हर कहानी रूह को छू जाती है। यहां मिलेंगी आपको रूहानी इस्लामी दास्तानें, जिंदगी बदल देने वाले नैतिक सबक और अल्लाह के नेक बंदों की सच्ची कहानियां। अगर आप सुकून, सोच और ईमान की तलाश में हैं, तो वॉइस ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। गर्मियों की एक चटक सुबह थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी और हवा में सूखी मिट्टी की खुशबू थी। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन अहमद अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी लेकर गांव की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। सिर पर गीला गमछा, बदन पर पसीने से तरुता और आंखों में थकी हुई सी चमक। वह एक साधारण मगर मेहनती आदमी था। अहमद गांव में पुराने बर्तनों को मरम्मत करने का काम करता था। कभी किसी की बाल्टी जोड़ता, कभी तसले की टांका लगाता। वही उसका रोजगार था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते, लेकिन रोजी रोटी के लिए यह काफी नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से काम बिल्कुल बंद पड़ा था। उसका बेटा हसन बीमार था, 7 साल का मासूम बच्चा जो हर वक्त मां की गोद में पड़ा रहता था। उसकी बीवी फातिमा रात रात भर बच्चे की देखभाल करती और सुबह होते ही चेहरे पर नकली मुस्कान पहनकर अहमद को हिम्मत देती। उस दिन जब अहमद घर लौटा तो देखा कि घर का चूल्हा ठंडा था। फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, आज आटा खत्म हो गया है। हसन को भी दवा नहीं मिली। अहमद ने कुछ नहीं कहा, अंदर गया और संदूक की दराज से अपनी जेब में रखे आखिरी 3 सिक्के निकाले। यह सिक्के अब उसे 2 रोटियां भी शायद ना दिला पाए, लेकिन उसके अंदर हार मानने की आदत नहीं थी। बाजार पहुंचते ही दुकानदार ने मुंह फेर लिया, भाई उधारी बंद हो गई है, पहले का हिसाब चुका लो। अहमद ने नम आंखों से अपनी हालत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में भी अब हमदर्दी बिकती नहीं थी। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। सोचने लगा, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मेरी मेहनत तेरे लिए ही है। अहमद की आंखों के सामने अपने बेटे हसन का चेहरा घूम गया, जो बुखार में तप रहा था और जिसके लिए एक गोली भी वह नहीं ला पाया। दिल में टीस उठी, लेकिन फिर सिर झुका लिया। उसने जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। अहमद उस दिन शाम तक बाजार में भटकता रहा, जेब में 3 सिक्के और दिल में अल्लाह पर यकीन, यही उसका सहारा था। मगर बाजार की हर दुकान उसके लिए बंद दरवाजा बन चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। एक मोड़ पर उसे एक मस्जिद की मीनार नजर आई। अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी। हया अल फलाह अहमद के कदम वहीं रुक गए। वह धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ा और वजू करके नमाज में शामिल हो गया। सजदे में उसका दिल टूटकर अल्लाह से कुछ कह रहा था, या रब, मेरी मेहनत तेरे लिए है। मैं हराम से बचा हूं, मगर हलाल का रास्ता भी मुश्किल हो चला है। तू ही रहमत का दरवाजा खोल दे। नमाज के बाद वह मस्जिद के बाहर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। पास ही हाजी अब्दुल्लाह बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब कुछ बयां कर देता था। हाजी अब्दुल्लाह ने अहमद को देखकर पूछा, बेटा, बहुत थके लग रहे हो, सब खैरियत है? अहमद ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, सब अल्लाह की मर्जी है। हाजी अब्दुल्लाह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं गांव के पास एक पुरानी हवेली की देखरेख करता हूं। वहां कुछ मरम्मत का काम है। अगर तू चाहो तो कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलो। कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और खाना भी। अहमद को यकीन नहीं हुआ, क्या यह उसकी दुआ का जवाब था? उसने फौरन हामी भर दी और हाजी अब्दुल्लाह के साथ चल पड़ा। गर्मियों की रात शुरू हो चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब नमी थी, जैसे राहत की कोई किरण आसपास ही हो। हवेली गांव से थोड़ा बाहर थी, एक पुराना सा मकान, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन अंदर का साया सुकून भरा था। हाजी अब्दुल्लाह ने एक थाली में खाना लाकर दिया, 2 रोटियां, थोड़ी दाल और एक गिलास पानी। अहमद ने कांपते हाथों से खाना उठाया। उसकी आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, तूने भूख के बाद निवाला दिया, तन्हाई के बाद सहारा दिया। अब मुझे सच्चाई के रास्ते से मत हटाना। अगले दिन सुबह सूरज फिर उसी गर्मी के साथ उगा, लेकिन अहमद की आंखों में अब रोशनी थी। वह मरम्मत के काम में लग गया, दीवारें जोड़ने, दरवाजे संवारने और छत के टूटे हिस्सों की मरम्मत करने लगा। हाजी अब्दुल्लाह उसकी मेहनत से बहुत खुश था। हर दिन शाम को उसे खाना मिलता और कुछ पैसे, और सबसे बड़ी बात, इज्जत। उसी बीच एक शाम, जब वह हवेली के आंगन में आराम कर रहा था,
तो हाजी अब्दुल्लाह ने एक थैला लाकर उसके पास रखा। बेटा, यह तेरे काम का मेहनताना है, और हाँ, अगर तुझे यहीं रहकर आगे भी काम करना हो तो मैं मालिक से बात कर सकता हूं। अहमद ने थैले को देखा। उसमें RS-50 के कुछ नोट थे जो शायद उसके लिए हजारों के बराबर थे। वह भावुक हो गया। यह सिर्फ पैसे नहीं, अल्लाह की भेजी हुई राहत है। जब सब दरवाजे बंद लगे तब यही एक झरोखा खुला। अब अहमद के पास एक उम्मीद थी कि शायद वह अब हसन के लिए दवा खरीद सकता है, फातिमा के चेहरे पर सुकून ला सकता है। लेकिन उसी रात जब वह हवेली की छत पर आसमान को देख रहा था, उसके अंदर एक सवाल उठा। क्या अब यहीं रुक जाना चाहिए या आगे बढ़कर और बड़ा कुछ करना चाहिए? और उस रात एक नई ख्वाहिश उसके दिल में जागी। मैं अकेला नहीं बदलूंगा, मैं अपने पूरे घर की तकदीर बदलूंगा। अहमद को हवेली में काम करते हुए 5 दिन हो चुके थे। हर दिन सूरज की तपिश उसके माथे पर पसीना बनकर बहती, और शाम को वह अपने मेहनत के पैसों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह पहली बार था जब उसके हाथ में लगातार कुछ दिन तक रोजी आई थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। छठे दिन हाजी अब्दुल्लाह आया और बोला, बेटा, हवेली का सारा काम अब खत्म हो चुका है। मालिक ने तेरी मेहनत की बहुत तारीफ की है, लेकिन अब मुझे और काम नहीं दिख रहा। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और थैला उठाकर चल पड़ा। जेब में कुछ रुपए थे, चेहरे पर राहत, मगर दिल में सवाल। अब आगे क्या? वह गांव की सीमा तक पहुंचा, फिर बाजार की ओर चला गया। वहां कुछ पुराने जानने वाले मिले, जिन्होंने उसे देख मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों अहमद भाई, अब तो काम मिल गया होगा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, थोड़ा बहुत काम किया, अब कुछ और तलाश है। मगर एक आदमी ने ताना मारा, अगर उसी वक्त सूद ले लेते तो अब तक दुकान होती तेरी। मेहनत से कुछ नहीं होता, आजकल अक्ल और चालाकी चाहिए। अहमद ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, हराम की नींव पर खड़ा मकान बहुत जल्दी ढह जाता है। भाई अहमद ने सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाकर अपने बेटे के लिए दवा खरीदी, फिर कुछ आटा, दाल और थोड़ा गुड़ लिया। यही उसका खजाना था। जब वह घर पहुंचा तो फातिमा ने उसे देखकर सुकून की सांस ली। शुक्र है अहमद, हसन को आज दवा मिलेगी। अहमद ने बेटे को गोद में उठाया। उसका माथा अब भी गर्म था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जानता हो कि अब्बा कुछ कर दिखाएंगे। रात को फातिमा ने कहा, अहमद, अब क्या करने का सोच रहे हो? अहमद ने चुपचाप जवाब दिया, एक पुराना ठेला कहीं से जुगाड़ कर लूंगा और गलियों में सामान बेचूंगा। शायद पुराने बर्तनों की मरम्मत भी साथ साथ करता रहूं, मगर अब किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। हर दिन की कमाई अपने ईमान से लाऊंगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और गांव के कबाड़ वाले के पास गया। भाई, कोई पुराना ठेला है क्या? थोड़ा भी ठीक हो तो दे दो। कबाड़ वाला बोला, एक है मगर जज्र है, खुद सुधारना पड़ेगा। अहमद ने बिना वक्त गंवाए ठेले को देखा। जंग लगी लोहे की पट्टियां टूटे पहिए, मगर अहमद की आंखों में वह देख रहा था जो बाकी नहीं देख सकते थे, इरादा। उसने वह ठेला खरीद लिया और पूरे दिन उसे ठीक करता रहा। कहीं से लकड़ी की पट्टियां, कहीं से पुराने नट बोल्ट, कहीं से टूटी बेलियों को जोड़ता रहा। अगले दिन सुबह गर्मियों की पहली रोशनी के साथ अहमद अपने ठेले को लेकर गांव की गली में उतरा। कुछ पुराने बर्तन, थोड़ी सी सब्जियां और घर से बनी नींबू की चटनी, यही उसका व्यापार था। कुछ लोग हंसे, मगर अहमद के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, यकीन। गर्मी की एक और सुबह, सूरज की किरणें अब भी गांव की गलियों में फैली भी नहीं थी कि अहमद ठेले पर कुछ नींबू, पुराने बर्तन और घर में बनी चटनी लेकर निकल पड़ा। आज उसका पहला दिन था, पहला कदम अपने खुद के बनाए रास्ते पर। गांव के मोड़ पर खड़े होकर वह आवाज लगाने लगा, पुराने बर्तन बदलो, नई चटनी लो। गर्मियों में घर की बनी खट्टी मीठी नींबू की चटनी, सब काम घर का, स्वाद दिल का। कुछ लोग पास आए, कुछ मुस्कुराकर सर हिलाकर आगे बढ़ गए, मगर कुछ औरतों ने उसकी मेहनत को सराहा। एक ने चटनी ली, दूसरी ने एक पुराना तसला मरम्मत के लिए दिया। थोड़ी ही देर में उसके ठेले की तरफ बच्चों की भीड़ लगने लगी। अंकल, आपके पास बैलन है, अम्मी ने मंगाया था। क्या यह चटनी तीखी है? अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसका ठेला धीरे धीरे चल पड़ा था। पसीना बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। शाम होते होते उसके पास R75 इकट्ठा हो गए थे। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह पहलू थी उस सच्चाई की जहां मेहनत का स्वाद होता है। अगले दिन वह फिर निकला नए जोश के साथ, मगर आज कुछ अजीब हुआ। गांव की चौपाल के पास उसका सामना हुआ। दो अजनबियों से शहर जैसे कपड़े, आंखों में हिकारत।
ओए सुनो, ये चटनी कहाँ से लाते हो? अहमद बोला, हम घर पर खुद बनाते हैं, बीवी और मैं मिलकर। एक आदमी ने चटनी सूंघी, फिर नाक से कोड़कर बोला, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये नकली लग रही है। दूसरे ने तेज आवाज में कहा, कहीं ये सड़ी नींबू से तो नहीं बनाई गई? गांव वालों को बीमार करने चला है क्या? कुछ लोग रुक गए। भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने कहा, सच में कल मेरे बेटे को पेट में दर्द हुआ था। ये चटनी की वजह से तो नहीं? अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सब घर की बनी है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्ची। उसके ठेले के सामने खड़े लोगों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। अहमद ठेले के पास अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन होंठ बंद थे। वह जानता था कि सच्चाई को चिल्लाना नहीं होता, जीना होता है। शाम को जब वह घर लौटा तो फातिमा ने देखा कि उसका ठेला आज वैसा ही भरा हुआ था। आज कुछ नहीं बिका। अहमद ने सिर हिलाया। आज लोगों के दिल में शक बिक गया, छटनी नहीं। फातिमा ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और कहा, कल से मैं तेरे साथ चलूंगी। लोग मेरी आंखों में देखेंगे तो यकीन करेंगे। जब बीवी साथ हो तो आदमी अकेला नहीं होता। अहमद की आंखों से एक आंसू गिरा, मगर वह हारा नहीं। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी, जब गांव की गलियों में फिर वही आवाज गूंजनी शुरू हुई। घर की बनी चटनी साफ सुथरी, शुद्ध और स्वाद से भरपूर। देखो, परखो और फिर भरोसा करो। मगर इस बार ठेले के पीछे अकेले अहमद नहीं था। उसके साथ खड़ी थी फातिमा, सिर पर हल्की सी सफेद दुपट्टा, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में सच्चाई का उजाला। कुछ लोग ठहरे, कुछ फुसफुसाने लगे, अरे ये तो उसकी बीवी है, अब शायद बात सही हो। अगर कुछ गड़बड़ होती तो औरत साथ कैसे आती? अहमद ने नींबू की चटनी के ढक्कन खोलकर खुद चखाया। देखिए, ये वही चटनी है जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। अगर इसमें कुछ भी मिलावट हो तो सबसे पहले मेरा बच्चा बीमार होता। तभी सामने से वही आदमी आ गया जिसने पहले दिन आरोप लगाया था। उसने ताना मारा, दिखावा मत कर। लोगों को बहकाने के नए तरीके आ गए हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी अम्मा ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तेरी चटनी हर हफ्ते ली है, मेरे पोते को कुछ नहीं हुआ। बल्कि वो कहता है, अम्मी जैसी चटनी मिलती है अहमद के ठेले से। आज मैं तेरे साथ हूं। एक और औरत आगे आई, मैंने भी खाई है, मेरे घर में सब ठीक है। हम गरीबों के पास ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन भरोसे की कीमत होती है, और अहमद तुझ पर वो अब भी है। अहमद की आंखें भर आईं। उसकी जुबान बंद थी, लेकिन दिल रो रहा था। या अल्लाह, तूने मुझे फिर खड़ा कर दिया। भीड़ में खड़ा वो दूसरा आदमी जो आरोप लगाने आया था, अब पीछे हट रहा था। लोग उसकी तरफ घूरने लगे। क्या तूने ही पहले यह अफवाह उड़ाई थी? तेरे पास क्या सबूत था? लोगों का भरोसा लौट रहा था। गांव वालों ने अब अपने हाथों से चटनी खरीदनी शुरू की। एक लड़का हंसते हुए बोला, अंकल 2 डिब्बे देना। अम्मी ने कहा, आज दाल में यहीं से चटनी लानी है। एक महिला बोली, बर्तन भी दे देना मरम्मत को। जो इतनी ईमानदारी से खा रहे हैं वो अच्छा काम भी करेंगे। दिन ढलने तक अहमद का ठेला खाली हो गया। सारा सामान बिक गया था। फातिमा ने झोले में सिक्के समेटते हुए कहा, आज हमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, आज तूने अपनी इज्जत वापस कमाई है। अहमद मुस्कुराया और बोला, इज्जत कभी छीनी नहीं जाती, बस वक्त आता है उसे फिर से हासिल करने का, और आज वह वक्त मेरा था। रात को अहमद फिर मस्जिद गया, उसी जगह जहां कभी सजदे में सिर रखकर उसने कहा था, या रब मेरी मेहनत की कदर कर। आज वही सजदा था, लेकिन शब्द अलग थे। या अल्लाह, तूने मेरी आबरू को बचाया, अब मेरे कदमों को भटकने मत देना। लेकिन जहां सच्चाई की रोशनी चमकने लगे, वहां हक से जलने वाले साए भी लहराने लगते हैं। अगले दिन एक आदमी छुपकर किसी और से कह रहा था, यह अहमद तो अब गांव में नाम कमा रहा है, इससे पहले कि यह और बड़ा बने कुछ करना पड़ेगा। गांव में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा था, अहमद। लोग अब उसे मेहनती इंसान, ईमानदार ठेले वाला, अपनी कमाई से पेट पालने वाला कहने लगे थे। उसके ठेले पर रोज ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। कई औरतें कहती, अहमद भाई, अगली बार आम की चटनी भी बनाना, तुम्हारे जैसी सफाई और स्वाद अब बाजार में नहीं मिलता। लेकिन हर कामयाबी के पीछे जलने वाले छाया भी चलती हैं। गांव का एक आदमी, कासिम नाम का, जो पहले खुद गलियों में सामान बेचा करता था, अब बेरोजगार हो चुका था। उसे अहमद की बढ़ती इज्जत खटकने लगी थी। एक दिन इसने गांव को बांध लिया, तो मैं क्या करूंगा? उसने अपने कुछ साथियों से कहा, अगर यह रोज इसी तरह लोगों का भरोसा जीतता रहा तो कल गांव का नेता भी बन जाएगा। कासिम ने एक साजिश रची। उसने चुपके से
अहमद की चटनी के डिब्बों में से 2 डिब्बे चुराए और उनमें हल्की सी मिलावट कर दी। फिर वह खुद ही गांव की पंचायत के एक बुजुर्ग हाजी सलाम साहब के पास गया। हाजी साहब, मैं नहीं चाहता कि गांव में कोई बीमार हो। सुना है अहमद की चटनी में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने खुद चखी है। कुछ अलग स्वाद है, थोड़ा कड़वाहट है। हाजी साहब ने पहले तो यकीन नहीं किया। अहमद वो तो बहुत शरीफ और मेहनती लड़का है। मगर कासिम ने वो मिलावट वाले डिब्बे सौंप दिए। बस एक बार जांच करवा लीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो गांव छोड़ दूंगा। दूसरे दिन पंचायत ने अहमद को बुलाया। पूरा गांव जमा हो गया। फिर से वही भीड़, वही चौपाल, पर आज फिर उसके खिलाफ इल्जाम। हाजी साहब ने चटनी के डिब्बे दिखाते हुए कहा, अहमद बेटा, ये वही चटनी है जो तुमने बेची। अहमद ने डिब्बे को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डिब्बा तो वैसा ही है, मगर रंग थोड़ा अलग लग रहा है। कासिम तुरंत बोल पड़ा, अब मानेगा कौन? तुम्हारे ठेले पर रोज भीड़ लगी होती है। तुम पैसे के पीछे ईमान भूल गए। लोग हड़बड़ा गए। कुछ चुप रहे, कुछ आंखें झुकाकर सोचने लगे। अहमद के माथे पर पसीना था, लेकिन डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह डिब्बे मेरे ठेले से गए हैं और उनमें गड़बड़ है, तो मैं खुद सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हाजी साहब ने पंचायत से बात की, फिर फैसला लिया, हम ये डिब्बे शहर की लैब में भेजेंगे जांच के लिए। तब तक अहमद तुम अपना ठेला लगाना बंद कर दो। यह बात अहमद पर बिजली बनकर गिरी। घर लौटते वक्त उसके हाथ में ठेला था, लेकिन दिल भारी था। फातिमा ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? अहमद ने सब बताया। फातिमा के चेहरे पर हैरत थी। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, पर अल्लाह सब देख रहा है। रात को अहमद फिर सजदे में गिरा। या रब, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा तेरे नाम की लाज रखी। अब तू मेरी लाज रख। 3 दिन बाद लैब की रिपोर्ट आई। पंचायत ने फिर चौपाल बुलाई। भीड़ फिर जमा हो चुकी थी। इस बार अहमद के चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में रोशनी थी। हाजी साहब ने रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार जो चटनी दिए गए डिब्बों में है, उसमें कृत्रिम रंग और नुकसानदेह तत्व पाए गए हैं। लेकिन यह सिर्फ 2 डिब्बों में है। बाकी डिब्बों में कोई गड़बड़ नहीं। अहमद ने कहा, मैं हर डिब्बा खुद पैक करता हूं। 2 डिब्बों में गड़बड़ कैसे हो सकती है? तभी गांव के एक लड़के ने आवाज दी। मैंने देखा था, उस दिन कासिम चुपके से उसके ठेले के पास गया था। मुझे लगा शायद कुछ सामान देख रहा हूं। अब पूरा गांव कासिम की तरफ घूरने लगा। हाजी साहब ने उसे बुलाया। कासिम, अगर तूने सच्चे आदमी को फंसाने की कोशिश की है तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। कासिम हड़बड़ाया, पसीने पसीने हो गया। उसने झुककर कबूल कर लिया, मैंने किया था। मैं जलता था अहमद से। उसकी बढ़ती इज्जत मुझसे देखी नहीं गई। हाजी साहब ने पंचायत की तरफ देखा। हम सच्चाई की तरफ हैं। अहमद की इज्जत पहले जैसी ही कायम है। गांव वाले ताली बजाने लगे। तकबीर के नारे गूंजे। गांव की मिट्टी में गर्मियों की तपिश अब भी थी, लेकिन हवाओं में एक नई बात थी, लोगों का विश्वास। अब अहमद का ठेला पहले से ज्यादा लोगों को खींचता। चटनी के डिब्बे खत्म होने लगे थे और पुराने बर्तन मरम्मत के लिए कतार में आने लगे थे। लेकिन अब अहमद सिर्फ रोजी कमाने वाला इंसान नहीं रह गया था, वह एक भरोसा बन चुका था। एक दिन जब वह ठेला लेकर मस्जिद के पास से गुजर रहा था, उसे एक बूढ़ा शख्स बैठा दिखा, थका हुआ, कांपते हाथ और पास में एक छोटी सी गठरी। वह जमीन पर कुछ लिख रहा था, शायद कोई हिसाब, शायद कुछ यादें। अहमद पास गया। चाचा, सब ठीक है? बूढ़े ने सिर उठाया। धूप में आंखें चौंधियां गईं, मगर अहमद की आवाज सुनकर नरमी आई। बेटा, तुझसे एक बात कहनी थी। मेरा नाती यूसुफ बहुत होशियार है, पढ़ाई में तेज, मगर पिछले महीने से स्कूल जाना छोड़ दिया। क्यों? फीस भरने के पैसे नहीं हैं, किताबें भी नहीं हैं। मैं खुद पुराना माली हूं, अब हाथ काम नहीं करते। अहमद कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, यूसुफ कहाँ है? बूढ़े ने उंगली से पास की गली की तरफ इशारा किया। अहमद वहां गया। एक छोटा सा घर, टूटी हुई छत, दर यूसुफ एक पुरानी किताब को रफू कर रहा था, लेकिन आंखों में जो चमक थी वह किसी बड़े स्कूल के छात्र से कम नहीं। अहमद ने बिना देर किए फैसला लिया। अगली सुबह वो यूसुफ को अपने साथ शहर ले गया, वही शहर जहां से वह खुद कभी खाली जेब लेकर लौटा था। इस बार उसकी जेब में थोड़े पैसे थे और दिल में भरोसा। एक किताबों की दुकान से यूसुफ के लिए किताबें ली, फिर स्कूल जाकर हेडमास्टर से मिला। साहब, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, आप इसकी फीस मुझसे ले लीजिए, इसे दाखिला दे दीजिए।
हेडमास्टर ने यूसुफ की पुरानी रिपोर्ट देखी और हैरान हो गया। ये बच्चा तो टैलेंटेड है, हमें ऐसा छात्र चाहिए। यूसुफ का दाखिला हो गया। जब वो वापस गांव लौटे, हाजी इस्माइल की आंखें भर आईं। बेटा अहमद, तूने जो किया वो मेरे ख्वाब से भी बढ़कर है। अहमद ने नम्रता से कहा, चाचा, जब मैं खुद गिरा था तब अल्लाह ने मुझे थामा। अब अगर मैं किसी को थाम सकूं तो यह मेरी सच्ची कमाई है। उसी रात मस्जिद के बाहर एक मौलवी साहब ने अहमद को दुआ देते हुए कहा, बेटा तुझ जैसा कोई बन जाए तो पूरा गांव बदल सकता है। अब वक्त आ गया है कि तेरा ठेला सिर्फ व्यापार का नहीं, बदलाव का ठेला बन जाए। अहमद की जिंदगी अब सिर्फ ठेले और चटनी तक सीमित नहीं रह गई थी। वह अब गांव की उम्मीद बन गया था, कोई ऐसा जिसने गरीबी को हराया, ईमानदारी से जीत हासिल की और अब दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। एक दिन वह मस्जिद के बाहर बैठा था। तभी गांव के कुछ युवा उसके पास आए। फैसल, बिलाल, उमर और जुनैद, सबके चेहरे पर एक जैसा सवाल था। अहमद भाई, हम भी कुछ करना चाहते हैं मगर कोई रास्ता नहीं सूझता। ना कोई काम, ना कोई हुनर, बस खाली दिन और लंबी रातें। अहमद ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर वही उलझन थी जो कभी उसके चेहरे पर थी। उसने पूछा, क्या तुम लोग सिर्फ नौकरी के इंतजार में हो या कुछ करने को भी तैयार हो? सबने एक साथ कहा, हम करने को तैयार हैं, बस किसी की रहनुमाई चाहिए। उसी रात अहमद ने घर पर फातिमा से बात की। मैं सोच रहा हूं कि इन लड़कों को जोड़कर कुछ ऐसा शुरू करूं जिससे सबका भला हो, कुछ ऐसा जो गांव को भी बदल सके। फातिमा मुस्कुराई। जब तू खुद चलकर लौटा है तो दूसरों को चलाना भी आता होगा। अगले दिन अहमद ने पंचायत में एक छोटी सी बैठक रखवाई। गांव के कुछ बुजुर्ग भी आए। मैं एक योजना बनाना चाहता हूं, गांव के नौजवानों के लिए एक छोटा कारीगरी केंद्र, जहां सिलाई, मरम्मत, लकड़ी का काम और अचार चटनी बनाना सिखाया जाए। लड़के लड़कियों दोनों के लिए। एक बुजुर्ग ने पूछा, अहमद, यह सब तुझसे कैसे होगा? अहमद ने विनम्रता से कहा, मैंने शहर में एक फैक्ट्री के मालिक से बात की है। वह मशीनें देने को तैयार हैं, अगर हम ईमानदारी से चलाएं। जगह की जरूरत है, वो मैं अपने घर के पिछले हिस्से में दे सकता हूं। कुछ लोग प्रभावित हुए तो कुछ ने शंका जताई, कहीं यह दिखावा तो नहीं। लेकिन तभी हाजी इस्माइल उठ खड़ा हुआ, जिसने मेरे पोते को दोबारा स्कूल भेजा उस पर शक नहीं होना चाहिए। ये लड़का अपने लिए नहीं सबके लिए सोच रहा है। पंचायत ने इजाजत दे दी। अगले हफ्ते गांव में हलचल शुरू हो गई। एक पुरानी कोठरी को साफ किया गया। वहां सिलाई मशीनें रखी गईं। एक छोटा तख्ती वाला बोर्ड टांगा गया, ईमानदारी कारीगरी केंद्र, मेहनत में बरकत है। पहले दिन 6 लड़के और 3 लड़कियां आए। अहमद ने खुद अपने हाथ से उन्हें सिखाना शुरू किया, कैसे बर्तन मरम्मत किए जाते हैं, कैसे सिलाई में सफाई लाई जाती है और कैसे खालिस मसालों से चटनी बनाई जाती है। धीरे धीरे एक जोश की लहर फैलने लगी। काम का मौका है और सिखाने वाला वो है जिसने खुद राह बनाई है। अब अहमद का ठेला अकेला नहीं था। अब गांव की गलियों में छोटे छोटे ठेले निकलने लगे थे, जिन पर लिखा था ईमानदारी की कमाई। अब गांव जाग चुका था। गांव में बदलाव की लहर अब बह चुकी थी। कभी जो नौजवान गांव की गलियों में आवारा फिरते थे, अब वह कारीगरी केंद्र में काम सीखते, शाम को अपना ठेला लगाते या फैक्ट्री से आया छोटा मोटा ऑर्डर पूरा करते। मगर हर बदलाव का अपना दुश्मन होता है, और इस गांव के बदलाव का भी एक दुश्मन था, जो गांव से नहीं शहर से आया था। सलीम मर्चेंट, एक बड़ा कारोबारी जो आसपास के इलाकों में सस्ती मजदूरी करवाकर पैसा बनाता था। उसके आदमी हर गांव में जाते मजदूरों को काम का लालच देते और फिर उनसे जबरदस्ती करवाकर मोटा मुनाफा कमाते। लेकिन इस गांव में पिछले 2 महीने से कोई मजदूर उनके साथ नहीं गया था। उसके आदमियों ने बताया, वो अहमद नाम का आदमी है, जिसने लोगों को खुद कमाकर खाने की राह दिखा दी है। अब कोई हमारे पास नहीं आता। सलीम मर्चेंट को गुस्सा आ गया। एक गरीब दर्जी मेरा रास्ता रोक रहा है, चलो उसका कारीगरी केंद्र ही बंद करवाते हैं। एक शाम जब अहमद कारीगरी केंद्र में बच्चों को सिखा रहा था, 2 अजनबी आए सूट बूट में। लेकिन आंखों में घमंड, तुम ही हो अहमद जी, कहिए। हम सलीम एंड को से हैं। तुम्हारा यह केंद्र अवैध है, ना पंजीकरण है ना लाइसेंस। अहमद चौंका। हम तो बस हुनर सिखाते हैं, कोई कारोबार नहीं चला रहे। हुनर सिखाकर क्या करते हो? चीजें बनाते हो, बेचते हो, यानी बिजनेस। बिना लाइसेंस के यह गैर कानूनी है। उन्होंने एक कागज निकाला, अगर 3 दिन में यह केंद्र बंद न किया गया तो तुम पर कानूनी कार्यवाही होगी। वो चले गए, मगर पीछे छोड़ गए डर, संदेह और बेचैनी।
गांव वालों में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कहीं अहमद भाई मुसीबत में ना पड़ जाए। अहमद चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उस रात मस्जिद में उसने अकेले सजदा किया। या रब, जो काम मैंने तेरी रजा से शुरू किया, उसे अब जुल्म के नीचे मत आने दे। अगली सुबह वह शहर गया अपने पुराने मालिक से मिलने, जिसने कभी उसे फैक्ट्री में नौकरी दी थी। साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मालिक ने सब सुना, फिर मुस्कुराया। अहमद, तू आज भी वैसा ही है, सच्चा और डट कर खड़ा। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। मैं खुद इस योजना को समर्थन देता हूं। और यह रहा सरकारी लाइसेंस की सिफारिश पत्र। अहमद की आंखें भीग गईं। साहब, आपने एक गांव को बचा लिया है। 2 दिन बाद सलीम मर्चेंट के आदमी फिर गांव आए, मगर इस बार अहमद अकेला नहीं था। उसके साथ था गांव का हर युवक, हर औरत, हर बच्चा। सब ने एक साथ कहा, यह केंद्र बंद नहीं होगा। यह हमारी मेहनत की पहचान है। अगर इस पर कोई हाथ डालेगा तो पूरे गांव से टकराना होगा। अहमद ने कागज आगे बढ़ाया। यह है हमारा लाइसेंस, अब हटो हमारे रास्ते से। सलीम मर्चेंट के आदमियों को पीछे हटना पड़ा। गांव वालों की एकता और अहमद की तैयारी ने एक बार फिर जीत हासिल की। शाम को कारीगरी केंद्र में दिए जलाए गए जैसे कोई त्योहार हो। अहमद ने छोटे बच्चों को देखते हुए कहा, आज हम सिर्फ कानूनी कागज नहीं लाए, हमने साबित किया कि जब सब मिलकर खड़े हो जाएं तो किसी भी ताकत को रोका जा सकता है। गांव अब बदल चुका था। वह कारीगरी केंद्र जिसे कभी लोग शक से देखते थे, अब गांव की सबसे रोशन जगह बन चुका था। वहां से हर दिन सिलाई, मरम्मत, चटनी, लकड़ी का सामान सब निकलता था। और उसी गांव के लड़के लड़कियां उसे बेचते, आमदनी लाते और अपने घर का चूल्हा जलाते। अहमद अब ठेले वाला नहीं, रहनुमा बन चुका था।